हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग का कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मैं आज आपको एक बात बता दूं कि 90% आपकी केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवेलेंट बॉन्ड पर ही टिकी हुई है। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं आएगा तो हम इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने में पिछड़ी जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें सारी जानकारी आपको होनी चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स और कॉज डिस्कस करेंगे, क्या रीजन है कि ये फॉर्म्ड कैसे होता है। ठीक है, आज का यही वीडियो रहेगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वहाँ मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग को रन करने के लिए स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। बिना स्ट्रक्चर्स के हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करेंगे तब भी हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर हम सिग्मा पाई बॉन्ड का डिस्कशन करेंगे तब भी हमें सिग्मा स्ट्रक्चर फॉर्म करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना तो आना ही चाहिए। लेकिन आज तो हम केवल कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में भी बताया था, कोऑर्डिनेट के बारे में भी बताया था, आपको मेटलिक बॉन्ड्स के बारे में भी बताया था, आपके वीक बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड, आपका वंडर वाल्स, मैंने ये सब आपको बताया था। मैंने आपको उस समय क्लियर किया था एक बात कि आखिरकार ये बॉन्ड, आखिरकार ये सब क्या चाहते हैं। मैंने कैटेगरी बनाई थी हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन, सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सिलिकॉन, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो मैंने आपको एक क्लियर किया था कि ये तो हमारी पॉजिटिव टीम है। प्रीवियस वीडियो आप देखें, वहां पे आपको क्लियर होगा। और ये मेरी नेगेटिव टीम है। और मैंने इसी के बेसिस पे कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे कि कब कौन सा बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो सर आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो सर कोवेलेंट डिस्कस होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो मेटलिक होगा। ठीक है, तो फाइनली ये सब क्या चाहते थे, सारे एलिमेंट पीटी के अंदर, पीरियड टेबल के अंदर क्या चाहते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेडान और रेडान, क्योंकि ये सबके सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ठीक है, ये सबके सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं और बाकी के सब लगभग अनस्टेबल है। सबके सब स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस गेन ये सब करते रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं। फाइनली हमें ऑक्टेट फिल करना है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि बीपीटी आएगी तो ये कॉन्सेप्ट फेल होगा। अभी तो लूज के बेसिस पे काम कर रहे हैं, लूज का कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हो रहा है कि ऑक्टेट फिल करना है और स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, आइए कोवेलेंट बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट बॉन्ड है हमारा, थोड़ा सा मैं फिर क्लियर कर दूं, सबको अपना ऑक्टेट फिल करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। लूज का ऑक्टेट रूल तो यही कहता था, मैं पहले रूल के बेसिस पे काम कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिएगा दो एटम आपके पास है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। डेफिनेशन में बोल रहा हूं कि दिस बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। अगर दो एटम्स के बिटवीन म्यूचुअल शेयरिंग करने से जो भी बॉन्ड फॉर्म्ड होगा उनको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि अब हमें इसे दूसरे तरीके से पढ़ना है, दूसरे तरीके से समझना है। ये तो डेफिनेशंस की बात हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, आइए चलिए, फाइनली आप सबको मालूम है, सबको ऑक्टेट फिल करना है, सबको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लोरीन से। क्लोरीन के बारे में आप जाए, क्लोरीन किससे पूछा गया, भाई क्लोरीन कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। पहले मैं क्लियर कर दूं, भाई क्लोरीन तो नेगेटिव कैटेगरी से आता है और दोनों नेगेटिव है तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। लेकिन कितना, सिंगल ओवरलैप होगा, डबल ओवरलैप होगा, ट्रिपल ओवरलैपिंग होगी, शेयरिंग कितने की होगी ये देखना है हमें तो। ठीक है, चलिए मेरे कहने से आप क्या करें, आप दोनों को अलग अलग कर लें जरा, इनकी लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे केवल ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन मैंने लिखवाए थे प्रीवियस वीडियो में। क्लोरीन के लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। फिर समस्या आ जाएगी, सर दोनों तो एक से है, दोनों के पास तो एक से ही इलेक्ट्रॉन है, 7 7 है, मैं कैसे कैटेगराइज करूंगा कि इसका इलेक्ट्रॉन कौन सा है, इसका कौन सा है।
इलेक्ट्रॉन को हम पैसा कहते थे। भाई पैसा किसका कौन सा होगा, ठीक है, आप सबको मालूम है भाई, सब गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए ऑक्टेट फिल होना चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट सेल में कितने होंगे, ठीक है। तो लूज ने एक बात कही, भाई एक काम करना, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई आपको सेपरेशन करने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक काम करिए, एक तो अपने इलेक्ट्रॉन को शो कर दे डॉट से और एक अपने इलेक्ट्रॉन को शो कर दे क्रॉस से। इसको डॉट फॉर्मूला कहते हैं और इसको क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो इसके लास्ट शेल में 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसके लास्ट शेल में भी 7 है, इसके लास्ट शेल में भी 7 है, और दोनों क्या चाहते हैं, ऑक्टेट फिल करना। ऑक्टेट फिल करने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट फिल करने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब गाड़ी खरीदने के लिए एक चाहिए। ये बोला भैया एक आप हमें दे दो, भाई दोनों नेगेटिव है, कोई देने तो आएगा नहीं इन्हें, भाई एक आप हमें दे दो, एक हम दे देते हैं। दोनों ने एक एक का शेयरिंग कर लिया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसकी शेयरिंग हो गई, ये इसकी शेयरिंग हो गई। दोनों के बिटवीन कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सिंगल। दोनों के बिटवीन कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सिंगल। और ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है, देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब गाड़ी तो दोनों की आ गई, ऑक्टेट दोनों का फिल हो गया, दोनों स्टेबल हो गए, ठीक है। लेकिन उस स्टेबिलिटी लेने के लिए कितने की शेयरिंग की थी, 1 इलेक्ट्रॉन की। और लूज क्या था, जब सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग होगी तो हम लगाते हैं एक सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लुईस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लुईस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड फॉर्मूला। ये बॉन्ड फॉर्मूला है, ये लुईस का डॉट स्ट्रक्चर या क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो ये तो हो गया क्लोरीन की बात। आइए O2 की कर लेते हैं। सर कोई दिक्कत नहीं, दोनों को अलग अलग कर लो। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितना होगा, सर ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे। इसके लास्ट शेल में कितना, 6, इसके पास भी कितना है, 6। दोनों को गाड़ी खरीदनी है, दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए, कितना चाहिए, 8। 8 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इन्हें कोई देने तो आएगा नहीं, ये तो एक दूसरे से भीख मांगेंगे। ये बोला भाई 2 इलेक्ट्रॉन आप दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन आप दे दो। जब ये दोनों 2-2 का शेयरिंग कर लेंगे तो कितना बचा, 4 तो इसके पास बचेगा सर, और 4 इसका बचेगा। देखो सर इसकी भी गाड़ी आ गई और इसकी भी गाड़ी आ गई, दोनों के 8 कंप्लीट हो गए। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो लुईस कहता है क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और डबल में होता है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ये हमारा डिस्कशन का विषय है आगे के लिए। ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। जब 2-2 का शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल का होगा तो सिंगल आएगा। आइए N2 की बात करते हैं। सर अलग अलग कर लीजिए। नाइट्रोजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, या आप निकाल सकते हैं। कितने होते हैं, 5 सर। कितने होते हैं, 5। इसको कितना चाहिए सर, इसको 3 का रिक्वायरमेंट है, इसको भी 3 का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लास्ट शेल में 5 है। और आपको स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए, 8। लूज का ऑक्टेट रूल तो यही कहता था। तो कितने की करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन का करेंगे सर, ठीक है। 3-3 इलेक्ट्रॉन्स का करेंगे। देखिए ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, और स्टेबल होने में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। इसमें होगा एक सिग्मा और इसमें होगा 2 पाई। ट्रिपल में होता है 1 सिग्मा 2 पाई, ये तो डिस्कस करेंगे आगे। डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और सिंगल में सिंगल पाई होता है। फटाफट आप इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। तो मैंने अभी आपके साथ कोवेलेंट बॉन्ड का म्यूचुअल शेयरिंग का बात किया कि अगर 2 एटम्स के बिटवीन सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होगा तो आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। और सिंगल में एक सिग्मा प्रेजेंट है, डबल में एक सिग्मा 1 पाई प्रेजेंट है, और ट्रिपल में आपका एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में अगर नैरो डेफिनेशन की बात करें तो भाई नैरो डेफिनेशन की बेसिस पे तो हम टोटली यही कहेंगे कि भाई म्यूचुअल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम बीपीटी में जाते हैं, जब हम इसी टॉपिक को लेके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास जाते हैं, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो कुछ और कह देती है। वो तो ये कहती है ये तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है,
यहाँ पे कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं होती। मैं फिर बोल देता हूँ, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। बीपीटी में इस चीज को फेल भी करेंगे हम वहां पे जाकर, तो मैं बीपीटी के बेसिस पे भी थोड़ी सी बात कर देता हूं कि ये तो सर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लुईस का ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है, वो भी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में क्यों फेल हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर भी मैं ऑर्बिटल के बेसिस पे कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं, थोड़ी सी काम की चीजें हैं आपकी। मान लो एक एटम आपके पास ए है, एक एटम आपके पास बी है, ठीक है। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन की भी म्यूचुअल शेयरिंग हो सकती है, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन की भी म्यूचुअल शेयरिंग आपस में हो सकती है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिएगा दो एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो भी शेयरिंग हो सकती है। मान लीजिएगा ए के पास दो इलेक्ट्रॉन है, बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ए के पास दो इलेक्ट्रॉन और बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी आपकी म्यूचुअल शेयरिंग हो सकती है, मतलब ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की हो सकती है, ठीक है। चलिए अब मैं इन्हीं के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि अगर दो एटम्स के बिटवीन सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कुछ पढ़े लिखे लोग इन्हीं चीजों को कह देते हैं टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसका एक नया नाम दिया गया है टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन। यहां पर दो एटम के बिटवीन दो इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कहेंगे टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। और एक बॉन्ड आपको देखने को मिलता है जब आप थोड़े से कुछ अच्छे बॉन्ड्स पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। मान लो एक एटम आपका ये है, एक एटम आपका बी है, ठीक है। दोनों खाली हैं, ओवरलैप करने के लिए कुछ है ही नहीं है, दोनों खाली हैं, दोनों के पास कुछ नहीं है। लेकिन एक नया एटम आपका आ जाता है डी, एक नया एटम आपका पास आ जाता है डी, और डी के पास ओवरलैप करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मान लीजिएगा डी के पास ओवरलैप करने के लिए दोनों के साथ दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो टोटल सेंटर हो गए 3 और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, और इसी को कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और ये वाली सिचुएशन डाइबोरोन के अंदर मिलती है, ये वाला बॉन्ड आपको मिलता है डाइबोरोन के अंदर, जिसको हम लोग बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। डाइबोरोन के अंदर बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो 2 सेंटर, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। ये सब जब टॉपिक आएगा तो वहां डिस्कशन किया जाएगा। ये अगर अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि ये होते क्या है, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं आप लोगों के साथ। तो अभी हमने बॉन्ड फॉर्मेशन सीखा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आखिरकार कैसे होता है, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ओवरलैपिंग और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी बताया आपको, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये अभी केवल लुईस का ऑक्टेट रूल के ऊपर ही सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, बीपीटी इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करती, ठीक है। यही रीजन था इसका फेल होने का भी, लुईस के ऑक्टेट रूल का। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, क्या क्या कंडीशंस हैं कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने की, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। हमको ये तो पता है कि जब दो एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, दो एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपको मैं क्लियर कर दूं, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि ये 3rd चैप्टर का टॉपिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने की एक पावर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर है, जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी उसके पास आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उस पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर आएंगे उस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, एक डाइपोल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पावर है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की। तो फाइनली पहली कंडीशन में क्लियर कर देता हूं कि जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, मान लो दो एटम के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, तो मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए आपकी x है और एक एटम बी है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी y है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x और y की लगभग सेम होगी
अगर सेम होगी तभी जाकर एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हो पाएगा। इस चीज को आप जान लें। जब दोनों एटम्स के बिटवीन आपकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी लगभग सेम होगी तभी आपका बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। तो ये तो हो गई मेरी पहली कंडीशन। आइए दूसरी कंडीशंस देख लेते हैं। ये तो मेरी पहली कंडीशंस हो गई, आइए दूसरी देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ए और बी जो आपके हैं दोनों का नेचर आपका नॉन मेटेलिक होना चाहिए, दोनों का नेचर नॉन मेटल होना चाहिए। ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की। दोनों नॉन मेटेलिक होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक मेटल एक नॉन मेटल है, आयनिक बन जाएगा। ठीक है, दोनों मेटल मेटेलिक बन जाएगा, दोनों के दोनों नॉन मेटेलिक होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई नेगेटिविटी सेम चाहिए, दूसरी रिक्वायरमेंट दोनों नॉन मेटल चाहिए, और थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी मेरे पास है कि जिनकी वैलेंसी, ऐसे एलिमेंट आपको मिल जाए जिनकी वैलेंसी 3 से, ठीक है, जिनकी वैलेंसी 3 से ज्यादा होती है, ठीक है, जिनकी वैलेंसी 3 से ज्यादा होगी वो ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं। इस चीज को आप बहुत अच्छे से नोट कर लें। ये 3 रिक्वायरमेंट है। कुछ लिटरेचर्स में लिखा गया है कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम या 1.9 से कम या 2 से कम होता है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन कुछ राइटर्स, कुछ लिटरेचर्स ये कहते हैं कि नहीं, जिनकी नेगेटिविटी लगभग सेम होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा रिक्वायरमेंट है दोनों नॉन मेटल होने चाहिए, और तीसरा रिक्वायरमेंट है कि जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 से ज्यादा होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, आया समझ में? रिक्वायरमेंट की बात हो गई, पॉज करके नोट कर लें। अब हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो फाइनली आइए, कंडीशन रिक्वायरमेंट हमारी हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड्स की क्या क्या कंडीशंस थी। आइए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले मेरे पास आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करूंगा। ठीक है, आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, आपके, या ये कह लीजिएगा जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, आपके जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, वो आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं, और वो आपको गैसेस फॉर्म में भी मिलते हैं। पहले तो आप एक लिए बात क्लियर कर लें कि आपके जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, तीनों फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर एक वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है वंडरवॉल्स फोर्स। एक वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है वंडरवॉल्स फोर्स, या वंडरवॉल्स बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, वंडरवॉल्स बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है आपकी फिजिकल स्टेट। मतलब अगर जैसे जैसे आपका, ध्यान से देखें, जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपका वंडरवॉल्स फोर्स बढ़ता जाएगा, और वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट आपकी चेंज होती जाएगी, फिजिकल स्टेट आपकी बदलती जाएगी। अगर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, और वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो आपकी फिजिकल स्टेट बदलेगी, गैस से लिक्विड और लिक्विड से वो हो जाएगा सॉलिड। फिर सुन लीजिएगा, है ना, कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस की फॉर्म में मिलते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर वीक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान रखें, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स आपका डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट रेज होगा, थोड़ा बढ़ेगा, वैसे वैसे ही आपका फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट आपकी बदलती जाएगी, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। मान लो मेरे पास एक है F2, चलिए इधर देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक F2 है, एक Cl2 है, एक Br2 है, और एक मेरे पास I2 है। ठीक है, फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो भाई फ्लोरीन का लगभग 9 होता है, 9 के हिसाब से लगभग 19 के आसपास इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। क्लोरीन का 17 होगा, इसका 80 होता है, 80 160 होगा टोटल अगर करें, इसका 127 होता है एक का।
तो लगभग 254 होगा इसका, इन दोनों का अगर बात करें। मतलब आप फाइनली देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट आपका बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट आपका बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स भी बढ़ेगा, और वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट आपकी चेंज होगी। तो जैसे कि फ्लोरीन आपको गैस स्टेट में मिलती है, क्लोरीन गैस स्टेट में मिलती है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और आयोडीन भी आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो फोर्स बढ़ने की वजह से आपकी फिजिकल स्टेट पर भी इफेक्ट पड़ता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है। इस चीज का आप याद रखेंगे, ख्याल रखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर कि आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट आपकी चेंज होगी। मैंने एक एग्जांपल दे दिया, चलिए पॉज करके नोट कर लेना आराम से। फिजिकल स्टेट में ही कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी सॉफ्ट सॉलिड होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल सॉफ्ट सॉलिड की बात करूं, जैसे कि आपका फास्फोरस, जैसे कि आपका फास्फोरस, जैसे कि आपका सल्फर, ठीक है। फास्फोरस, सल्फर, ये आपके सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। ग्रेफाइट, ये सब आपके सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, और सॉफ्ट सॉलिड के अंदर भी वीक वंडर वाल फोर्स प्रेजेंट होता है। एक ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जिनकी फ्लैट वन लेयर फ्लैटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर पेंटागोनल लेयर है, ठीक है, हेक्सागोनल लेयर लगी हुई है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इस तरीके से अरेंज होती है। पेंटागोनल भी होते हैं, हेक्सागोनल भी होते हैं, उसके अंदर अरेंजमेंट। ग्रेफाइट के अंदर सॉफ्ट नेचर होता है, तो ग्रेफाइट के अंदर भी आपका वीक वंडर वाल फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर भी आपका वीक वंडर वाल फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं आपके, कोवेलेंट कंपाउंड 3D कंपाउंड्स भी बनाते हैं, 3D कंपाउंड्स भी बनाते हैं, जैसे कि आपका डायमंड। डायमंड आपका एक 3D स्ट्रक्चर होता है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर मॉडल होता है उसका। डायमंड्स का हार्डनेस जो है वो 3D स्ट्रक्चर की वजह से। सॉलिड में हम पढ़ते हैं सारी चीजें, ठीक है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास आती है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है। कैसा होता है? लो होता है, हाई नहीं होता। आयनिक कंपाउंड से अगर कंपेयर करोगे तो हाई हो, तो आयनिक का हाई होगा क्योंकि वहां तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। आयनिक बॉन्ड में बाद में पढ़ाऊंगा, मैंने पहले कोवेलेंट ले लिया। आयनिक बॉन्ड्स का मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, लेकिन आपके कोवेलेंट जो कंपाउंड होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपसे कोई पूछे तो सर लो होगा। कैसा होगा? लो होगा, ठीक है, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे काम करता है वीक वंडर वाल फोर्स और वहां काम करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आता है? उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ये तो वीक बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं। चलिए अगला टॉपिक, सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं, कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके जो हुआ करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो आपके हुआ करते हैं वो फॉलो करते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। सर ये क्या चीज है? आपके जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो फॉलो करते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। मतलब मान लो, चलिए मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं। आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। NaCl इज प्योरली पोलर, 100% पोलर कह सकते हैं आप इसे, पोलर नेचर, ठीक है। वाटर का भी पोलर नेचर माना गया है। आप जैसे ही से वाटर में डिजोल्व करोगे तो टूट जाएगा, Na+ ये लाइन आपको मिल जाएंगे, तो पोलर पोलर में डिजोल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी कोवेलेंट कंपाउंड्स को वाटर में डालते हैं, जैसे कि आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स है, मान लो आपने इथेन डाल दिया, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है, ठीक है। मान लो आपने इथेन डाल दिया, मान लो आपने एसिटिलीन डाल दिया, इथिलीन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वाटर में इनसॉल्युबल है,
ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स लेफ्ट डिजोल्व लाइक के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन यही कंपाउंड्स CCl4 में डिजोल्व है, बेंजीन में डिजोल्व है, ये क्या चक्कर है, ईथर में डिजोल्व है, ये क्या चक्कर है सर? हाँ, तो मैं वही बता रहा हूं। ठीक है, मान लो आपके पास एक कंपाउंड है A और एक कंपाउंड है B। A का नेचर है पोलर, पोलर नॉन पोलर का बात करेंगे अभी, और B है आपका नॉन पोलर। ठीक है, B कैसा है आपका? नॉन पोलर। ठीक है, एक आपके पास सॉल्वेंट है पोलर नेचर का, और एक सॉल्वेंट है आपके पास, जो C है हमारा और ये D है हमारा। एक है हमारा सॉल्वेंट नॉन पोलर का, नॉन पोलर नेचर का। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स का नेचर, कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्वेबिलिटी डिपेंड करती है लेफ्ट डिजोल्व लाइक के कॉन्सेप्ट पर। मतलब पोलर पोलर में डिजोल्व होना पसंद करेगा, मतलब पोलर पोलर में डिजोल्व होना पसंद करेगा, और नॉन पोलर में ही डिजोल्व होना पसंद करेगा। ये बात आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लें कि लेफ्ट डिजोल्व लाइक के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, पोलर पोलर में ही डिजोल्व होना पसंद करेगा और नॉन पोलर में ही डिजोल्व होना पसंद करेगा। आप इस चीज को ध्यान से देख लें, समझ लें। यही रीजन होता है कि इथिलीन या एसिटिलीन जैसे कंपाउंड्स CCl4 कार्बन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व होते हैं, लेकिन आपके वाटर में डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, हालांकि अल्कोहल होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है उसके अंदर, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। चलिए, सॉल्वेबिलिटी की बात हो गई। अब मैं कंडक्टिविटी की बात कर लेता हूं, कंडक्टेंस की बात कर लेता हूं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके चाहे तो सॉलिड फॉर्म में हो, कोवेलेंट कंपाउंड आपके या तो वो सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, डायमंड सॉलिड है, ठीक है, या तो वो सॉलिड फॉर्म में हो या वो मोल्टन स्टेट में हो। मैं फिर क्लियर कर दूं, या तो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसी प्योर सॉलिड फॉर्म में हो या वो मोल्टन स्टेट में हो। दोनों स्टेट में आपके कोवेलेंट कंपाउंड नॉन कंडक्टर्स का वर्क करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल आपके पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका कोवेलेंट कंपाउंड होते हुए भी कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। ये नेचर उसके अंदर प्रेजेंट होता है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके पास एक पाई फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे तो करंट जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसलिए कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी ग्रेफाइट्स में आ जाती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि भाई ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है, वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, उसकी वजह से सब होता है। आइए आगे बात करते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग पहले। चलिए, सॉल्वेबिलिटी की बात हो गई, कंडक्टिविटी की बात हो गई, ठीक है। चलिए, कंडक्टिविटी सॉल्वेबिलिटी की बात हो गई, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, और डायरेक्शनल कैरेक्टर होने की वजह से इनके आइसोमर्स भी होते हैं, शेप, ज्योमेट्री सब कुछ होता है, क्योंकि उनके पास डायरेक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और मेटल के पास डायरेक्शनल कैरेक्टर्स होने की वजह से, ठीक है, इनकी शेप और ज्योमेट्री होती है डायरेक्शनल कैरेक्टर आने के कारण। सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, आपके आयनिक कंपाउंड्स नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। एक बात और मैं बता दूं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस होती है वो हमेशा मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करते हैं, मॉलिक्यूल के बिटवीन रिएक्शन शो करते हैं। जनरली रिएक्शन स्लो होती हैं, आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है क्योंकि वो आयंस के बिटवीन होती हैं। ये रिएक्शंस कोवेलेंट की आपके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होती है, तो ये छोटी होती, ये थोड़ी स्लोली होती हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब एक बात और करनी थी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की, मुझे बस लास्ट, ठीक है, एक डिस्कशन और करना था, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करूं तो 2 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे पास। एक तो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और एक हमारे पास हुआ करता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक होता है हमारे पास पोलर और एक होता है हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो पोलर कब बनेगा, नॉन पोलर कब बनेगा?
शेयरिंग अगर आपकी म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन टू सिमिलर एटम्स के बिटवीन होगी, आप समझ रहे हैं, अगर दो सिमिलर एटम्स के बिटवीन होंगी, या आप ये कह सकते हैं दो ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, या वो अनचार्ज्ड होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, अनचार्ज होंगे, वो हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर म्यूचुअल शेयरिंग आपकी डिफरेंट नेगेटिविटी के बिटवीन हुई है, अगर म्यूचुअल शेयरिंग आपकी डिफरेंट नेगेटिविटी के एटम्स के बिटवीन हुई है, मतलब एक की नेगेटिविटी ज्यादा है, एक की कम है, तो जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेगा अपनी तरफ, उस पर आ जाएगा डेल नेगेटिव, उस पर आ जाएगा पॉजिटिव, डाइपोल जनरेट हो गया, इसलिए हम इसे कहते हैं पोलर। जहां पे ही डाइपोल जनरेट होगा वो कैसे होंगे, पोलर। और Cl दोनों की नेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में होगा, कहीं शिफ्ट नहीं होगा, दोनों अनचार्ज होंगे, ठीक है, दोनों अनचार्ज होंगे, यहाँ पे कोई डाइपोल जनरेट नहीं होगा, इसलिए ये कौन होंगे, नॉन पोलर। तो कोवलेंट बॉन्ड भी हमारे दो तरीके के, एक पोलर और एक नॉन पोलर। अगर डिफरेंट नेगेटिविटी के म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो पोलर जनरेट होगा, सेम नेगेटिविटी के शेयरिंग करेंगे तो आपका नॉन पोलर जनरेट होगा, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, जब भी डिफरेंट बॉन्ड्स दिखाई दें वो पोलर है, और जहां पर सेम बॉन्ड दिखाई दें दो लोगों के बिटवीन वो आपके नॉन पोलर है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।